हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम की वजह से इन दिनों मैं घर से बाहर था, इसलिए आपकी प्रॉपर वीडियोस नहीं आ पाई। बट कल से जो भी टॉपिक सामने शुरू कर रखे उनकी वीडियोज आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम के बाद हम आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक सटीक रणनीति के साथ केवल उस डेटा को कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको सेलेक्टेड डेटा भी मिलेगा, कम बर्डन पड़ेगा आप पर और आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटवारी लेखपाल पेपर के बारे में। तो इस पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस हम इसमें करेंगे, जो कि आपका 12 फरवरी 2023 को आयोजित कराया गया था। तो इसके अंतर्गत जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन 3-4 दिनों में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इसके आंसर की डाली गई है, जो भी इनके आंसर हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, सबको पता ही होगा। तो मेनली हम यहाँ पे केवल आंसर्स की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुए हैं और किस तरीके से आप लोग सही तरीके से सही रणनीति के साथ तैयारी करके आगामी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए थे और आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है पार्ट 1 है और इसके अंतर्गत हम केवल हिंदी और उत्तराखंड वाला सेक्शन देखेंगे। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी पूछी गई थी तो 20 क्वेश्चन वो देखेंगे और बाकी 40 नंबर की जो उत्तराखंड पूछी गई थी वो आप लोग यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी वाला खंड देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है। तो कारक चिन्ह पहचानना है, तो इसका सही आंसर था आपका करण कारक। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, करण आपके कारक 8 होते हैं, इनमें से करण कारक को आप लोग पहचान सकते हैं बहुत आसानी से, उपकरण। ठीक है, उपकरण से। तो उपकरण क्या है, जहाँ पर कोई भी कार्य हो रहा है और उस कार्य को करने के लिए किसी उपकरण की सहायता ली जा रही है, किसी उपकरण से हो रहा है, तो उसी उपकरण का करण यहाँ पे लिया गया है, ऐसा आप लोग मान लेंगे, तो वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, वृक्ष को काटने का, और किससे काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी क्या है, एक उपकरण है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे करण कारक। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उल्टे बांस बरेली को। तो उल्टे बांस बरेली को एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ इससे लोकोक्ति से पता चल जा रहा है। ठीक है, विपरीत कार्य करना, जो भी कार्य बताया गया उसके उल्टा कार्य करना, तो ये हो जाएगा उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट था, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी व्याकरण की एक सीरीज आपकी शुरू कर रखी थी, जिसके अंतर्गत हमने देवनागरी लिपि, वर्णमाला, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो देवनागरी लिपि और वर्णमाला और उसके साथ साथ भाषा का विकास बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। उस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें पूरी हिंदी व्याकरण हम खत्म करेंगे। जिसने भी मेरी ये वीडियोस देखी हुई थी, तो आप लोग खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। देख लें, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे इनपुट जोर दे के बताया था कि भैया ये क्वेश्चन पहले बना हुआ है, आगे भी बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, और यहाँ पे बन गया, तो इसका सही आंसर था आपका मराठी जो भाषा है। ठीक है, तो मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्य की जो है आपकी अलग अलग लिपियाँ हैं और इन सब के बारे में हमने बात की है उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोज़ वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो सारी वीडियोज़ हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चंद्रमा का राकेश होता है, मयंक होता है, सोम होता है, जबकि अर्क जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अर्क। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, एक जो सटीक रणनीति कैसे हो, कैसे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, इस टाइप की मैंने वीडियो जो डाली हुई है उनमें मैंने बताया था कि भैया आप पर डे का पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, इन्हें बनाएं, तैयार करें, चाहे आप पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं पर्यायवाची तैयार करें। क्योंकि एक दिन अगर आप लोग बैठ गए और एक दिन में आपने सोचा कि भैया मैं तो 200 300 500 शब्द याद कर लूँगा, तो असंभव है। एक बार के लिए आपको ठीक लगेगा भी और लग भी जाएगा कि याद कर लें, लेकिन एग्जाम में सब गुड़ हो जाना है। इसलिए पर डे आप लोग 5-10 करके प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि एग्ज़ाम सामने आए और आपको कब उस शब्द का पर्यायवाची अपने आप याद आ गया और कैसे विलोम शब्द आप लोगों ने चुटकी में बना लिया, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए रोज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बताया हुआ है मैंने, उसको वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अनवीक्षण शब्द में कौन सी संधि है।
तो हम लोग जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण है उस सीरीज को आगे चलाएंगे, तो वहाँ पे हम संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो अन्वीक्षण में कौन सी संधि है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं जहाँ पर आधा वर्ण हो और उसके बाद कोई पूर्ण वर्ण हो, चाहे वो यो हो, र हो, ठीक है, या ल हो या फिर व हो, ये वर्ण आ रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा यण संधि होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर था यण संधि। अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है और आगे एग्जाम से भी बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका सही आंसर था कवयित्री। सभी लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, ठीक है। कुछ लोगों का गलत भी हुआ है, तो आगे के लिए ध्यान रखें। वर्तनी वाला भी आपने ज़रूर तैयार करना है। अगला है इनमें से जन संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया दृश्य और श्रव्य। दृश्य अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर वीडियो चल रहा हो, ठीक है। और श्रव्य कहने का मतलब है जिसे सुन भी सकते हैं, अर्थात उसमें ऑडियो भी डाली गई है। तो ऑडियो और वीडियो जहाँ पे दोनों देख सकते हैं, चित्र भी चल रहा है और आवाज़ भी। तो इसमें क्या है, रेडियो, इसमें केवल आपको केवल ध्वनि सुनाई देती है, चित्र नहीं है। दूसरा है पोस्टर, इसमें केवल आपको चित्र दिखाई देते हैं, आवाज़ नहीं है। वीडियो कैसेट में क्या है, चित्र भी दिखाई देंगे, आवाज़ भी चलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो कैसेट। जबकि ऑडियो कैसेट में क्या होता है, केवल आवाज़। तो इस प्रकार से आप जा सकते थे। नेक्स्ट है हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र। यह मैंने जो हिंदी की सीरीज कराई हुई है उसमें आपको मैंने जोर दे के बताया हुआ था कि उद्दंड मारतंड आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसके बारे में पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी कि 30 मई 1826 को छपा था, इसलिए 30 मई को आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा छापा गया था, कलकत्ता से छापा गया था, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने किस प्रेस से छपता था, इसका नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई थी। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक। तो आपका पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो था हिंदी का वो था उद्दंड मार्तंड। आई होप कि सभी लोगों ने सही किया होगा, जिन्हें नहीं किया हो आगे के लिए देख लें भैया। नेक्स्ट है अजात शत्रु का अर्थ है। देखो शब्द में ही लिखा है अजात और शत्रु। शत्रु कहने का मतलब शत्रु है, ठीक है। अजात कहने का मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, अर्थात जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो इसका ए आंसर सही था, जिसका कोई शत्रु नहीं। जबकि आप अन्य आंसरों में देखते हैं जिसमें शत्रुओं को हराने का साहस हो, अर्थात उसका तो शत्रु है, जन्म ले चुका है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। जिसके सामने शत्रु ना आ सके, इसका भी शत्रु है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है जो शत्रुओं से न डरता हो, अर्थात इसके भी शत्रु होंगे इसलिए नहीं डरता उनसे, तो आपका ये आंसर भी सही नहीं होगा। जबकि पहला क्या है, जिसका शत्रु है ही नहीं कोई, अर्थात जन्म ही नहीं लिया है, तो जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। नेक्स्ट आपका महादेव वर्मा की रचना नहीं है। अब रचना वाला सेक्शन आ गया। भाई मैंने पूरी की पूरी साहित्यिक वाला जो खंड है, यानी कि कवि परिचय वाला, वो पूरी की पूरी सीरीज बना के ख़त्म भी कर दी है। और आप लोग अगर उसमें व्यू देखते हैं तो बड़ा दुख होता है देख के कि उसमें केवल आपका 100-50 व्यू ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार कवि परिचय से कहाँ क्वेश्चन बनते हैं। अब कवि परिचय कौन नहीं कर पाएगा। और इस बार एग्जाम में फिर से आयोग ने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया और यहाँ पे कवि परिचय से 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिए और बहुत से लोग गलत करके आए। और जिन स्टूडेंट ने भी मेरी जो कवि परिचय वाली सीरीज है उसे फॉलो किया था, क्योंकि मैंने वहाँ पर ट्रिक के साथ सारी रचना कराई हुई है, तो जिसने भी फॉलो किया था उन सभी के मैसेज आ रहे थे। उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज किए कि भैया हम आपकी वजह से हमारे जो है कवि परिचय वाला पूरा भाग कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप लोग वहाँ जाएं और कवि परिचय वाले यानी कि साहित्य खंड वाले भाग को देखें, क्योंकि आगामी जो फॉरेस्ट गार्ड है वहाँ भी आपका कवि परिचय से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप लोग कवि परिचय को ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहते हैं रचनाओं को तो उन वीडियोज़ को जरूर देखें। तो महादेव वर्मा की रचना नहीं है पूछा गया है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, हमने कवर किया। उसमें अतीत के चलचित्र कवर किए हुए, स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेव वर्मा की रचना है। जबकि साहित्य का श्रेय और प्रेय यही एक बस्ती है, तो ये महादेव वर्मा की रचना नहीं होगी, अर्थात सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना है। तो जैसा कि मैंने बताया संपूर्ण हिंदी व्याकरण में पूरा बताया गया है। वर्णमाला का तो पूरा हमने वर्णमाला की तो खाल निकाल दी है, बहुत अच्छे से उसे कवर कराया गया, बहुत अच्छे तैयार किया गया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। टेक्निकल चैप्टर है, एक एक वर्ण हमने अच्छे से उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वर्णमाला वाली सीरीज जरूर देख लें। तो यहाँ पर ये बना हुआ है जो और यों के योग से, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से संयुक्त स्वर है। तो फिर से वही सीरीज आती है आपकी वर्णमाला वाली, ठीक है। तो संयुक्त स्वर हो जाएगा आपका ए, सही आंसर था सी, क्योंकि ये बना हुआ आपका अ धन ई से मिलकर, ठीक। उसमें बताया गया सारे के सारे संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर कितने प्रकार के हैं, पूरी डिटेल। नेक्स्ट देखें इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। फिर से साहित्य वाले खंड से आ गया, तो ये भी मैंने कराया हुआ है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कौन सी, बादल राग, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखें इनमें से तलब का अर्थ नहीं है। तो तलब का अर्थ कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखिए तलब
चाह, जैसे ना कहते हैं कि किसी चीज़ की लत हो, ठीक है, जैसे चाय की लत है या फिर किसी अन्य कोई व्यसन है, तो हम कहेंगे कि चाय की तलब लगी हुई है। तो ये तलब कहने का मतलब चाह होता है। दूसरा, तलब कहने का मतलब बुलावा भी होता है। सरकारी दफ्तरों में ये शब्द यूज होता है कि आपको तलब किया गया है, ठीक है, पत्र लिखा जाता है आपको तलब किया गया है, तो तलब मतलब बुलावा भी है। और तलब मतलब होता है आपका तनख्वाह, यानी कि वेतन। तो यहाँ पे तनख्वाह की जगह वेतन दे दिया गया, तो ये भी तलब का अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा अर्थ नहीं है, तो वो होगा आपका सही आंसर आवेश, अर्थात आवेश का अर्थ तलब नहीं होता। तो ये इसका सही आंसर था बी। नेक्स्ट देखें, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अर्णव सोना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, हरिया हरकुलिस की हैरानी, फिर से आ गया आपका साहित्य वाले से। देखिए 4 या 5 क्वेश्चन पूछ दिए साहित्य सीधे सीधे। तो आप लोगों के इसीलिए मैंने कवि परिचय सीरीज पूरी करवाई थी, सबसे पहले वही सीरीज पूरी करवाई, ताकि आप लोग यहाँ से अपने 5 नंबर श्योर कर लें हिंदी में। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने उसे देखा ही नहीं, हवा में लिया, ठीक। तो देखें, हरिया हरकुलिस की हैरानी किसका है, मनोहर श्याम जोशी जी का। तो इसका सही आंसर था मनोहर श्याम जोशी। इनकी रचना भैया आपका ट्रिक से याद करवाई हुई है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखें, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है, तो परिपत्र, परिपत्र अर्थात जो एक साथ बहुत से लोगों को भेजना होता है, तो परिपत्र होता है, ठीक है, पढ़ा ही होगा आपने। अधिसूचना, किसी अधीनस्थ विभाग को, कार्यालय को कोई सूचना देनी है तो अधिसूचना होती है। अनुस्मारक पत्र, किसी लंबित मामले पर अगर स्मरण दिलाना हो किसी अधिकारी को, तो अनुस्मरण पत्र भेजा जाता है, अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। जबकि सूची पत्र क्या है, कोई कार्रवाई हो रही है या फिर कोई भी चीज़ है, उसकी एक सूची तैयार की जाती है, कितने लोग उपस्थित थे, कितने अनुपस्थित थे, या फिर कितना सामान आया, कितना गया, इस प्रकार की जो सूची बनती है, सूची पत्र है, इसलिए ये सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता, ठीक। तो इजी था ये। नेक्स्ट है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। तो देखिए, मैंने वर्णमाला सीरीज जो है मैंने आप लोगों को बताया जैसा अभी कि मैंने पूरी करवा रखी है, और उसमें मैंने आप लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा जोर देके बताया था य र ल व, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों के बारे में मैंने सारी प्रॉपर्टी टेबल बना के बताई थी कि भैया यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, और बन गया क्वेश्चन। देखें तो यहाँ पे पूछा गया पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो पार्श्विक व्यंजन इसका सही आंसर था लौ, ठीक है। मैंने बताया हुआ था कि रॉ जो है प्रकम्पित या लुंठित है, लौ आपका पार्श्विक होता है, यो आपका अर्धस्वर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो है आपका दंतोष्ठ है, इन सब की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं अलग से टेबल बना के। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देखो, आगे के एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग अपने नंबर श्योर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 1900 क्वेश्चन है, काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है, इसके रचयिता कौन है। कराया हुआ था, जिनको पता होगा ट्रिक से तुरंत याद आ गया होगा। तो आवाज़ भी एक जगह है किसकी है, यह है मंगलेश डबराल जी की, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन लगाते हैं ना, तभी बोलते हैं आवाज़ भी एक जगह है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, इनमें से कुमाऊनी की उपबोली कौन सी है। तो कुमाऊनी की उपबोली देखें, जो आपकी सलानी है, सलानी ये चमोली और उत्तरकाशी वाले सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। नागपुरिया चमोली की है, लोहव्या चमोली की है, जबकि खसपरजिया जो है ये तो आपके अल्मोड़ा में बोली जाती है। तो कुमाऊं क्षेत्र की कौन सी होगी, खसपरजिया। तो इसका सही आंसर था बी। तो हिंदी वाला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब उत्तराखंड देख लेते हैं, और उत्तराखंड के लिए आपके कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया अब तो परीक्षावाणी का ज़माना गया, अब परीक्षावाणी से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आयोग बदल चुका है, आयोग के पास नई नई बहुत अच्छी किताबें आ चुकी हैं, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों की गलतफहमी इस वीडियो से दूर हो जाने वाली है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, परीक्षावाणी को ढंग से पढ़ो और 35 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं। अगर इस पटवारी लेखपाल के पेपर को किसी ने ढंग से एनालिसिस किया हुआ है तो आप लोग देखेंगे कि लगभग 33 प्रश्न सीधे सीधे परीक्षावाणी से बने हुए 33। और वो कौन से 33 प्रश्न हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं परीक्षावाणी सीरीज में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब परीक्षावाणी की हम कंप्लीट टॉपिक वाइज सीरीज भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ताकि आप लोग फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो जिन लोगों को भी ज़रूरत है वो लोग ज़रूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्रत्येक दिन जो जो यहाँ से रणनीति बताई जाएगी उसको फॉलो करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार, सिलेक्शन नहीं रुकेगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे डायरेक्ट परीक्षावाणी से, और कौन कौन से आगे भी बन सकते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न था जो उत्तराखंड से संबंधित था, ठीक है। इसमें था, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अभी हाल ही में मैंने शायद ये सेकंड लास्ट या फिर लास्ट वीडियो जो डाली थी आपका परीक्षावाणी संक्षिप्त की वाले में, उसमें बताया था कि भैया SC के लिए सर्वाधिक सीटें आपका हरिद्वार में है, 3 सीटें, ज्वालापुर, झबरेड़ा और आपका भगवानपुर। और इसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 2 ही सीटें हैं उत्तराखंड में। पहली है आपकी नानक मत्ता
और दूसरी आपकी चक्राता। तो इस यहाँ पे पूछा गया था अनुसूचित जनजाति, तो इसका सही आंसर था आपका नानक मत्ता। और आगे एग्जाम्स में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि हरिद्वार में कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो मैंने 3 सीटें बताई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। जिसने भी लास्ट वीडियो मेरी देखी हुई थी तो ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। दूसरा, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया। देखिए, जो हमने परीक्षावाणी संक्षिप्त की पहली सीरीज डाली थी उसी में हमने बात की थी इसकी। लोग समझते हैं कि यार ये तो ईजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से परीक्षावाणी हाथ में पकड़ी यही क्वेश्चन पढ़े, तो इग्नोर कर देते हैं और गलती हो जाती है। तो ध्यान दें भैया, इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा किया गया, 10 अगस्त को राज्यसभा के द्वारा और 28 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और राष्ट्रपति थे KR नारायण। तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित पूछा गया है, सही आंसर होगा सी 28 अगस्त। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि कब पेश किया गया तो 27 जुलाई 2000 को पेश किया गया था, 27 जुलाई को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका डायरेक्ट परीक्षावाणी से आया है और उसी सीरीज से आया है जो मैंने कराई हुई थी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को परीक्षावाणी बुक की, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 33-34 नंबर यहाँ से बन जाते हैं, तो उस बुक को पूरा कवर कराने की सोच रहा हूँ। ठीक है, उस पर हमारा प्रयास जारी है। संक्षिप्त की सीरीज भी चल रही है, उसके करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है और परीक्षावाणी चैप्टर वाइज भी आएगी, तो आप लोग जरूर फॉलो करें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी उससे। नेक्स्ट देखें आप लोग 63, सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। फिर से परीक्षावाणी से बन गया, 3 क्वेश्चन हो जाते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपका राजधानी से संबंधित जब भी बात आती है तो 2 आयोग हैं, एक तो कौशिक आयोग है, दूसरा दीक्षित आयोग है। ठीक, तो लेकिन यहाँ से पूछा गया है कि स्थायी राजधानी चयन के लिए, तो ध्यान दें भैया, जो कौशिक समिति थी ये पहले गठित की गई थी और इसका कार्य था, इसको मेन कार्य दिया गया था राज्य की संरचना, पृथक राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए। और इसने सिफारिश की थी कि आपका गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए क्योंकि वो लगभग सेंटर में है। ठीक है, जबकि जो स्थायी राजधानी चयन के लिए आयोग गठित किया गया वो था दीक्षित आयोग। तो स्थायी राजधानी चयन के लिए किस आयोग को गठन किया गया? दीक्षित आयोग को। और इसने सिफारिश की थी देहरादून की। इसने कहा था, बहुत सारी कमियां गिनाते हुए गैरसैंण को खारिज कर दिया था और यही क्वेश्चन पूछा गया कि किसने खारिज किया था। तो ध्यान रखें, दीक्षित आयोग इसका सही आंसर है और ये डायरेक्ट परीक्षावाणी से बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया? करंट का क्वेश्चन है और मैंने बताया हुआ है शायद अपनी वीडियो में एक में कैसे आप लोग अच्छी रणनीति से अच्छे स्कोर कर सकते हैं करके। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से कैसे कंबाइंड करेंगे और कैसे आप लोग दोनों को तैयार करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को बताया था मैंने कि करंट के क्वेश्चन देखें और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देखें, वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ भी यही किया गया है। अभी करंट में चल रहा था ये क्षैतिज आरक्षण वाला, तो डायरेक्ट पूछ दिया और सीधा परीक्षावाणी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो परीक्षावाणी से ये भी बना हुआ है। ठीक है, तो कितना है आपका सरकारी सेवाओं में केवल 30% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत, जो मेरी करंट अफेयर की वीडियो आई थी अभी हाल ही में, उसमें शायद आपकी जो पहली वीडियो थी या फिर दूसरी वीडियो थी उसी में मैंने बता दिया था कि उत्तराखंड गौरव सम्मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बार बार मैंने फोर्स करके बताया हुआ था आप लोगों को टिक करके कि ये भैया उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 में की गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो 10 व्यक्तियों को दिया गया था उनको मैंने ट्रिक से याद भी करवाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो सबका ही सही होगा, जिसने नहीं देखी है उनका मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट है आपका, निम्न मेलों में से 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया। लास्ट वाली जो वीडियो है जिसने भी देखी होगी जरूर सही किया होगा, उसमें मैंने जितने भी मेले 2022 में और 2021 में राजकीय घोषित किए गए सबकी लिस्ट दी थी और मैंने बताया भी था इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार कर लेना करके, जो परीक्षावाणी करंट अफेयर वाली सीरीज थी। ठीक है, तो जिसने भी देखा होगा जरूर सही हुआ होगा। तो ये भी डायरेक्ट कहाँ से बना है? परीक्षावाणी से, और इसका आंसर है जागरा मेला। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक नहीं थे। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, पंडित हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, इंद्रलाल शाह। ठीक है, ये तो थे ही, लेकिन एक ही बचता है फिर दर्शनलाल पांडे। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, दर्शनलाल पांडे कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से बना हुआ है, अजय राव जो बुक है उससे बना हुआ है। ठीक, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? आप लोग
सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षावाणी से बना हुआ है, हर किसी ने पढ़ा ही होगा, है ना। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप लोग परीक्षावाणी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी परीक्षावाणी से बन गया डायरेक्ट है, और इसका सही आंसर है 1988 में। नेक्स्ट है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है। मैंने आप लोगों से बोला था लास्ट करंट अफेयर वाली वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये तरल दर्पण लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वाला कवर करूंगा करके, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं हो पाया और फिर ये पटवारी का पेपर आ गया, तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन मैंने वहाँ पर आप लोगों को बता दिया था कि भैया जो एरीज है इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, और आपके यहाँ पे कब दूरबीनें स्थापित हुई, कब एरीज की स्थापना हुई, कब इसे ये शेर का डांडा है नैनीताल, और उसके बाद कब देवस्थल में स्थानांतरित किया गया, पूरी बात मैंने की हुई थी। अगर आप लोगों ने उसे सीरियसली लिया और उसके बाद आप लोगों ने इसके बारे में चेक किया होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा। इसका सही आंसर आपका देवस्थल, ठीक है। और यहीं पर सारी दूरबीनें भी स्थापित की गई हैं, चाहे संपूर्णानंद है दूरबीन है, और मैंने बताया भी था कि संपूर्णानंद दूरबीन को लगभग 200 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में आपका यहाँ पे जो है ये 100 वर्ष पूरे हुए, इसलिए 50 वर्ष के आसपास पूरे हो चुके हैं, और इसलिए यहाँ पे इसका एक तरीके से सेलिब्रेशन किया गया था एरीज में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है करके ये भी बताया था, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। डायरेक्ट परीक्षावाणी से बना हुआ है, तो ई डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में 2009 में पढ़ा होगा सब लोगों ने। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। तो ये क्वेश्चन तो आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन से बना हुआ है, और परीक्षावाणी भी इसे कवर करता है। अगर आपने देखी है परीक्षावाणी की जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री वाला, उस चैप्टर में आप लोग देखेंगे ब्रिटिश काल, तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कुमाऊं का पहला कमिश्नर के रूप में ई गार्डनर को नियुक्त किया गया था करके, और वही है एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। परीक्षावाणी से बना हुआ है ये भी सीधे। नेक्स्ट, यानी कि परीक्षावाणी से ही नहीं बना है, नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का अर्थ है कि परीक्षावाणी में ये आपको मिल जाएगा, परीक्षावाणी से कवर करती है, ठीक है। अगला है, देहरादून गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे। तो इसका सही आंसर था आपका हरसेवक दास, ठीक। ये आपका अजयराव से बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो परीक्षावाणी में जो आपका शासन प्रशासन वाला चैप्टर दिया है उसमें कवर किया हुआ है, और मैंने भी ये शासन प्रशासन वाली संक्षिप्त में कवर करवाया था। तो 22 सीटें थी आपकी उत्तर प्रदेश से अलग होने से पहले उत्तराखंड के लिए, ठीक। किसकी, विधानसभा की, जबकि विधान परिषद की पूछी जाएंगी तो 9 सीटें थी। नेक्स्ट देखें, हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट करंट अफेयर वीडियो में कराया हुआ है। जिनने भी वो वीडियो देखी थी उन सभी ने मुझे धन्यवाद किया इस बात के लिए कि ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बन गया था करके। तो ये सारे परीक्षावाणी से ही बने हुए हैं भैया, ठीक है। तो परीक्षावाणी को ही मैं कवर करवा रहा हूँ, इसलिए ये आपका सही हो गया होगा। इसका सही आंसर था सी, यानी कि सोनी रानीखेत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं नीति, माड़ा, किंगरी, बिंगरी, डुंगरी ला, ये सब थांगला, मुलिंगला, ये सब उत्तराखंड के हैं, जबकि डेपसा दर्रा यहाँ का नहीं है। तो इसका ही सही आंसर हो जाएगा डेपसा। नेक्स्ट है, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपका बन गया कहाँ से, परीक्षावाणी से। और ये इसलिए बना है क्योंकि हाल ही में नंदाकोट पर्वत चोटी पर एक अभियान दल चढ़ा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर था आपका 68-61 मिनट, ठीक है। तो ये सीधा सीधा परीक्षावाणी में दिया हुआ है। जब हम उस सीरीज को कवर करेंगे परीक्षावाणी टॉपिक वाइज, तो उस सीरीज में हम लोग इनको देखेंगे तरीके से, एक ट्रिक से, कि कैसे आप लोग याद रख सकते हैं चोटियों को। नेक्स्ट देखें, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। रुद्रप्रयाग में। अगर आप लोगों ने परीक्षावाणी का पर्यटन स्थल वाला पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो उस चैप्टर में रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। परीक्षावाणी से ये भी बन गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। अब ये थोड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि दूनागिरी एक जो मैप है, उत्तराखंड का मैप आता है, राजनीतिक मैप, और दूसरा आपका भौगोलिक मैप, जो भी आप लोग देखेंगे उन दोनों में ही चमोली जनपद में भी दूनागिरी पर्वत चोटी दी हुई है। लेकिन हाल ही में आपका जो अल्मोड़ा में स्थित दूनागिरी पर्वत श्रेणी थी, उस पर्वत श्रेणी के नाम पर एक नामकरण किया गया था, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया शायद। तो देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर देता है। जहाँ तक संभावना आयोग अल्मोड़ा ही इसका आंसर देगा। लेकिन चमोली में भी दूनागिरी शिखर है भाई, उसे वैसे द्रोणगिरी शिखर है वो, लेकिन दूनागिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखें, गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल, ये ठीक ही है लगभग। सतोपंत,
ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। सतोपंथ से आपकी अलकनंदा निकलती है तो ये पता ही होगा, ठीक है, बद्रीनाथ के पास। मिलम गंगोत्री के उत्तर माणा घाटी में। अब माणा घाटी तो आपका नीति और माणा चमोली में है, तो ये आपका गलत हो जाता है। जबकि भागीरथी खड़क हिमानी कहाँ है, बद्रीनाथ के पास है भागीरथी खड़क, और यहीं पे आपका सतोपंथ ताल भी है। इस भागीरथी खड़क से भी उसमें जल जाता है और यहीं से आपका अलकनंदा का उद्गम होता है। तो इसमें केवल सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है लिखा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मिलम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये भी परीक्षाओं से डायरेक्ट बना हुआ है, ठीक। तो अगला है, निम्न में से कौन सा वृक्ष यहाँ नहीं पाया जाता है। देखिए ब्लू पाइन, यानी कि ब्लू पाइन कहने का मतलब चीड़ ही है। चीड़ की एक प्रजाति है जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है। भेंदी, तो भेंदी आपने नहीं सुना होगा उत्तराखंड में। जबकि स्प्रूस भी आपका ऊंचाई पर उगने वाला जो हिमालयी क्षेत्र है उस क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है। देवदार, ये भी ऊंचाई पर उगने वाला वृक्ष है। तो ये तीनों तो आपने सुने होंगे, स्प्रूस, ब्लू पाइन, देवदार। लेकिन भेंदी जो है आपका ये मैदानी वृक्ष है, मैदानी भाग का, ठीक है, पहाड़ों पर नहीं उगता है। तो ये भेंदी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसमें आपका खोह नदी, कोसी नदी, ये रामगंगा की सहायक हैं। जो गंगन है तो हो सकता है कि गगास का प्राचीन नाम हो, तो ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी हो सकती है। लेकिन जो लिसार है ये कौन सी नदी है ये मैं समझ नहीं पाया इसमें, ठीक है। अगर ये आयोग जो है लिस्सर नदी को लिसार लिख रहा है तो लिस्सर नदी आपको पता होगा कि काली की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अन्यथा आपका इसका आंसर बदला भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आयोग जब आंसर किया जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे सही क्या है करके इसमें। फिलहाल के लिए आप मान सकते हैं कि जो लिसार है ये लिस्सर नदी ही कहना चाह रहा है आयोग। अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे भी देखें, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, वृहत राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसकी स्थापना 1936 में, बिल्कुल सही। इसका पूर्ववर्ती नाम हैली नेशनल पार्क था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कौन सा बचा, चौथा है कि इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल 826 नहीं है भैया, आपने पढ़ा होगा 580 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये भी पूरा का पूरा कहाँ दिया हुआ है, परीक्षावाणी में डिटेल दिया हुआ है उसके बारे में। इससे पहला क्वेश्चन भी परीक्षावाणी में दिया हुआ है, सारी नदियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट देखें 83, इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और व्यास को जोड़ता है। तो शिमला दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है, परीक्षावाणी में लिखा हुआ है, संक्षिप्त में भी दिया हुआ है और ये दर्रे वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आपका परीक्षावाणी से बन गया। नेक्स्ट देखें, मीजोट्रोपिस पेलिटा या पटवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। पहला है, ये नीलगिरी की स्थानिक प्रजाति है। ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन एवं वनाग्नि कारण खतरे में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि मीजोट्रोपिस पेलिटा है क्या। मीजोट्रोपिस पेलिटा एक सिंपली आप लोग कह सकते हैं एक औषधीय पौधा है, ठीक है। औषधीय पौधा कहने का मतलब एक झाड़ी टाइप की होती है, ठीक। ये अब झाड़ी जो है ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये नीलगिरी की स्थानिक प्रजाति नहीं हुई, ये तो सीधा गलत हो गया, क्योंकि ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय में, यानी कि उत्तराखंड की स्थानिक प्रजाति है आप लोग कह सकते हैं। और इसे IUCN के द्वारा अभी रेड लिस्ट में दर्ज किया गया या फिर रेड लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है, गंभीर लुप्त प्राय के रूप में। और ये हिमालय में पाया जाने वाला एक पौधा है जो कि औषधीय गुण दिखाता है, ठीक। वैसे अभी IUCN की जो लिस्ट आती है रेड डाटा बुक करके, इसमें कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड हिमालय है, इसकी 3 प्रजातियां शामिल की गई थी। एक आपकी मीजोट्रोपिस पेलिटा थी, ठीक है, जिसे सामान्य भाषा में आपका पटवा भी कहा जाता है। इसे गंभीर लुप्त प्राय में रखा था। इसके साथ साथ आपका फ्रीटिलेरिया सिरोसा भी शामिल किया गया था, जो कि दूसरी प्रजाति थी। और इसे केवल हम कमजोर लुप्त प्राय कह सकते हैं, तो कमजोर लुप्त प्राय में से शामिल किया गया था। और तीसरा था आपका डेक्टिलोराइजा हेटिजीरिया, ठीक है। तो डेक्टिलोराइजा हेटिजीरिया जो है आपका, इसे लुप्त प्राय के अंतर्गत रखा गया। ये 3 प्रजातियां ऐसी हैं हिमालय की जो कि औषधीय झाड़ियां हैं, औषधीय शाख हैं, और ये ऐसी औषधियां हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। तो इसलिए इसे IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में सम्मिलित किया गया था और यहीं से क्वेश्चन आयोग ने सीधे पुट कर दिया, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है मीजोट्रोपिस पेलिटा यानी कि पटवा के बारे में, इसमें जो आपका कथन ए है वो सही नहीं है। ये नीलगिरी में नहीं पाई जाती। नीलगिरी तो दक्षिण भारत की चोटी है, ठीक है, केरल तमिलनाडु के जो मिलन बिंदु है यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन ये कहाँ की है, कुमाऊं हिमालय की है। तो इसलिए इसका केवल 2 और 3 सही होगा। तो केवल 2 और 3 आपको दिखाई देता है ऑप्शन बी में, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक। नेक्स्ट देखें 85, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक
कि पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। लास्ट वाली जो करंट अफेयर की वीडियो मैंने डाली थी, आपका जो परीक्षावाणी करंट अफेयर है, इसमें मैंने कवर किया था और इम्पोर्टेंट है करके बताया भी था, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका भीमताल। पहला मैंने बताया था 2019 में, अगस्त 2019 में स्थापित किया गया था देहरादून में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है इसके परिसर में, और दूसरा आपका स्थापित किया गया भीमताल में। तो ये क्वेश्चन भी जिन लोगों ने करंट अफेयर की परीक्षावाणी करंट अफेयर सीरीज आपका फॉलो की होगी, उनका ये क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला बागेश्वर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसके लिए जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यानी कि बहुत सारे लोगों की भीड़, और लोगों का क्या होता है, रुतबा होता है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं रुजबा, ठीक है। इसको जब हम कवर करेंगे तो पूरा का पूरा अच्छे से सारी ट्रिक से कवर करेंगे। रुजबा यानी कि रुद्रप्रयाग, ये चंपावत और बागेश्वर, ये 3 जनपद लास्ट में गठित हुए थे और इनकी जनसंख्या सबसे कम है, तो इसमें बागेश्वर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सबसे कम बागेश्वर की होगी। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका रोजगार पोर्टल, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है युवाओं को रोजगार देने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को जीतकर गढ़वाल राज्य का गठन किया था। तो सभी ने पढ़ा होगा, अजय पाल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका जो अजय रावत की बुक है उससे बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन या तो परीक्षावाणी से बने हैं या अजय रावत से बने हैं, तो केवल ये 2 बुक भी आप सही से पढ़ते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन आसान से हो जाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी। तो ये था आपका शाहजहाँ, ठीक है। तो शाहजहाँ के समकालीन था बाज बहादुर चंद, इसे हम चंद्रवंश जब पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड की पैरवी की थी। तो ये आपको पता होगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे जिन्होंने पेशावर कांड में जो गढ़वाली सैनिक थे उनकी पैरवी की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। तो जैसे कुमाऊं परिषद दिया पहला, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, 26 दिया है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट आपका अल्मोड़ा कांग्रेस, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, तो ये भी गलत दिया है। हिमालय सेवा संघ, इसकी स्थापना 1938 में हो गई थी, ठीक है, श्रीदेव सुमन के द्वारा। उस समय गढ़देश सेवा संघ रखा गया, बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। और अंतिम है गढ़वाल जागृत संस्था, तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल जागृत संस्था। अगला देखें, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया है। इसका सही आंसर आपका अल्मोड़ा। और आप लोग एलिमिनेट करके कैसे जा सकते थे, मानस खंड पूछा है तो आपने पढ़ा होगा स्कंद पुराण के 2 खंड हैं, मानस खंड और केदार खंड। केदार खंड में आपका गढ़वाल का वर्णन है, मानस खंड में केवल कुमाऊं का। अल्मोड़ा ही केवल एक ऑप्शन है इसमें कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, बाकी हरिद्वार है गढ़वाल क्षेत्र का है, तो ये गलत हो गया। ऋषिकेश गढ़वाल क्षेत्र का है, तो इसका जिक्र भी केदार खंड में मिलेगा। और बद्रीनाथ जो कि गढ़वाल क्षेत्र का है, इसका जिक्र भी केदार खंड में मिलेगा, तो केवल अल्मोड़ा इसका सही आंसर होता है। ऐसे एलिमिनेट करके भी आप जा सकते थे। नेक्स्ट है, लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। देखिए वैसे तो ये उत्तराखंड की शैली में है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बीच में आपका बेसर शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागर शैली, उत्तराखंड शैली, ठीक है। अगला देखें, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण, तो ये आपका परीक्षावाणी में दिया हुआ है भैया, ठीक है। जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें परीक्षावाणी में आप देखेंगे ना, तो एक बॉक्स बना के उसमें दिया हुआ है अच्छे से किलों के बारे में, तो ये भी आपका परीक्षावाणी से कवर हो जाता है। भीष्मचंद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गढ़वाल के किस पंवार शासक ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की थी। परीक्षावाणी ने कवर कर दिया है इसे भी, ठीक है। तो ये की थी पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वी सबको शरण दे सकती है, तो ऐसे करके आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रकाल में नगद के बदले में लिया गया अनाज क्या कहलाता था। डायरेक्ट अजय रावत से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो नगद के बदले में जो दिया जाने वाला अनाज था उसे कूत कहा जाता था, ये ध्यान रखें। बहुत से लोगों ने सिरती बताया हुआ है इसका आंसर। सिरती भैया एक नगद कर था, ठीक है, जो डायरेक्ट पैसे के रूप में नगद रूप में दिया जाता था वो सिरती था। लेकिन अगर अनाज को कर के रूप में लगाया गया है, बट अनाज के बदले अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसे कूत कहा जाता था, तो ये ध्यान रखें। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए थे। तो ऐसा महान शासक था महीपति शाह। इसके 3 सेनापति थे, है ना, माधो सिंह भंडारी है, लोधी रिखौला है, बनवारी दास, ठीक है। तो इनके सेनापति थे 3, तो उन तीनों सेनापतियों की सहायता से इसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं। देखिए इंटरनेट पे आप लोग अगर सर्च करेंगे तो इसमें 3 आंसर ही दे देगा, 3 दिखा देगा शहर, लेकिन PIB जो है आपका, ठीक है, PIB की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें अभी भी 2 ही दिखा रहा है,
जिसमें से आपके एक काशीपुर है, दूसरा ऋषिकेश है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना और देख लेना आयोग क्या इसका आंसर मानता है। ठीक, नेक्स्ट था आपका नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया सतत विकास सूचकांक था एसडीजी इंडेक्स, इसमें उत्तराखंड को मिला था आपका तीसरा स्थान, 3rd प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, 7वां है, 18वां है, 30वां है, दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 30वां है, इस ऑप्शन में आप लोग देखें आयोग शायद तीसरा लिखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे 30वां लिख दिया। 30 तो कुल राज्य ही नहीं है भैया, 30वां स्थान कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया आपका। तो इसका सही आंसर वैसे आयोग सी ही मानेगा, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि इसका सही आंसर तो तीसरा है और आयोग से यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ तो शायद डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग इसे देख लेना। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है तीसरा स्थान। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो देखिए जंगलात से उत्तराखंड को आय होती है, खनन से होती है, पर्यटन से भी होती है। ठीक है, पर्यटन तो यहाँ के जो आपका मेन राजस्व है उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग एक तरीके से प्ले करता है। तो बचा यहाँ पे क्या, फिल्म उद्योग। तो फिल्म उद्योग का विकास यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए फिल्म उद्योग का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो कम है। ठीक है तो ये आपका पेपर का एनालिसिस था और हमने बात की कि इसमें आपका परीक्षा वाणी से कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली बने हुए हैं। लगभग आपका अगर आप गिने अच्छे से तो 33 क्वेश्चन के आपके आसपास आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं करंट अफेयर और जो अन्य स्टैटिक जीके है दोनों को जोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा वाणी में समसामयिकी करके करंट अफेयर भी दिया हुआ है जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है। तो दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो 33 प्लस आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोग समझ जाएंगे कि परीक्षा वाणी बुक आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जो उत्तराखंड के सारे एग्जाम्स हैं इनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परीक्षा वाणी बुक को बहुत अच्छे से कवर करना है। और अगर आप वाकई अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो जो भी हम यहाँ पर सीरीज़ दे रहे हैं, परीक्षा वाणी संक्षिप्त की, परीक्षा वाणी समसामयिकी या फिर करंट अफेयर और परीक्षा वाणी जो टॉपिक वाइज अब हम देंगे, तो उन सबको आप प्रॉपर फॉलो करें और रणनीति को प्रॉपर फॉलो करें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।